नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों जो पोषण चैप्टर से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत NTPC, RRB, RORO व अन्य एक दिवसीय परीक्षा में पूछे गए प्रश्न शामिल हैं। समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पहला सवाल ही हमारे लिए है कि मानव में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। मानव में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी हम कह सकते हैं कि मानव में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। यानी 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4.3 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा भी ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसमें 1 ग्राम वसा से हमें 9.4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किंतु अगर हम देखें तो मानव में कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। तो उसके बाद में हम अगर दूसरा सवाल देखें तो प्रोटीन, जैसे प्रोटीन विषय पर देखें तो यह शरीर का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग मटेरियल भी बोला जाता है। तो ये प्रमुख थे, है ना। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, किसके पाचन में प्रति ग्राम ऊर्जा अधिक मिलती है। तो किसके ग्राम में प्रति ग्राम पाचन में ऊर्जा अधिक मिलती है, तो वसा के। वसा में लगभग 9.4 कैलोरी, और अगर कार्बोहाइड्रेट में देखें तो 4.3 कैलोरी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें एक तरफ दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और DNA। दूसरी तरफ दिया है आनुवांशिकी पदार्थ, शरीर का निर्माण, ऊर्जा का स्रोत और शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा। अब इसमें देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा का स्रोत। वसा का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा। और प्रोटीन को देखेंगे तो इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर का निर्माण करना। और DNA हमारे शरीर में आनुवांशिकी का मुख्य पदार्थ है, जिससे सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। तो हम देखेंगे तो पहले का ऑप्शन क्या हुआ, 3, दूसरे का क्या है, 4, और तीसरे का अगर देखेंगे तो 2, और D का ऑप्शन देखेंगे तो पहला। तो हम देखेंगे 3, 4, 2, 1, यानी 3, 4, 2, 1। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, A सही। अगला सवाल है, जैसे हम देखें, 1 गिलास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें पानी से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, अर्थात हम कह सकते हैं 0 कैलोरी। तो आंसर क्या होगा, D। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें भी एक तरफ वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयोडीन है, और इसमें दिया गया है मुख्य पोषक पदार्थ, दूसरी तरफ अमीनो अम्ल, झींगा, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज।
और इसमें हमें मिलान करना है कौन किसके साथ सही होगा। तो जैसे हम देखते हैं वसा को अगर देखेंगे हम लोग तो वसा किस में टूटती है, ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई बोलेंगे तो क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को ही कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। और प्रोटीन को देखेंगे तो प्रोटीन भी देखेंगे, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। यानी प्रोटीन जब टूटता है तो किस में टूट जाता है, अमीनो एसिड में या अमीनो अम्ल। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा। तो इसमें देखते हैं जैसे पहले का तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट में बी का चौथा है, प्रोटीन का पहला है यानी सी का पहला है, और आयोडीन में है दूसरा यानी 3 4 1 2। तो 3 4 इसमें नहीं है, 3 4 तो फिर 3 4 1 2 यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटीन को विकृत नहीं करता, यानी ऐसा कौन से किरणें हैं जो प्रोटीन को नहीं तोड़ती। तो उसमें जैसे इसमें दिया गया है ऊष्मा, ऊष्मा से प्रोटीन टूट जाती है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। एक्स किरणों से भी प्रोटीन टूट जाती है। भारी धातुओं से भी प्रोटीन टूट जाती है, यानी इसका आंसर होगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें ऐसी किरणें हैं जिनसे प्रोटीन का विकृत नहीं होता, यानी प्रोटीन टूटती नहीं है। और अवरक्त किरणें अगर देखेंगे सूर्य के प्रकाश में जब इनका गमन होता है तो ये चलते समय दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस सतह पर ये पड़ती हैं उस सतह को गर्म कर देती हैं। तो इनका उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगले सवाल में भी हमें देखना है, जैसे कहा है मनुष्य में बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स और कुपोषण की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो अगर बेरी यानी हम विटामिन बी की बात करें, अगर विटामिन बी नहीं ले रहा है तो कौन सा रोग होगा, बेरी। अगर रतौंधी देखेंगे तो अगर विटामिन ए नहीं ले रहा है तो कौन सा रोग होगा, ए। और रतौंधी अगर विटामिन सी नहीं ले रहा है तो कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। और अगर विटामिन डी नहीं ले रहा है तो कौन सा रोग होगा, रिकेट्स। ऐसे ही अगर प्रोटीन की कमी शरीर में होती है तो हम कहेंगे शरीर में कुपोषण हो जाता है। तो ऐसे करके अगर हम क्रम वाइज देखेंगे तो आंसर जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और प्रोटीन, यानी इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर है वो सही है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो प्रोटीन यानी विटामिन डी जो रिकेट्स होता है तो हम कह सकते हैं विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। और ये हमें मिलता कहाँ से है, तो ज़्यादातर ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है, यानी उसे कैल्शियम प्राप्त होता है। यह एक प्रमुख स्रोत है इसका। हाँ, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, अगले सवाल में फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे इसमें एक तरफ दिया है विटामिन और दूसरी तरफ दिए हैं उनसे संबंधित विभिन्न तथ्य और इनको आपस में मिलाना है। जैसे विटामिन सी को देखेंगे तो इसे कहा जाता है घाव भरने वाला विटामिन, यानी ए का कौन सा हुआ, दूसरा। तो इसमें हम देखेंगे ए का 2, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर विटामिन डी को देखेंगे तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। तो बी का क्या हुआ, पहला। तो अगर बी का हम पहला देखें, बी का पहला
ये रहा बी का पहला, यानी ये वाला नहीं होगा। तो आंसर हमें यहाँ से मिल जाता है। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। जैसे विटामिन के को हम क्या बोल सकते हैं, थक्का जमाने में सहायक, और विटामिन ई को बोल सकते हैं सौंदर्य का विटामिन, यानी इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा, विटामिन ई को। तो ऐसे हम देख सकते हैं विभिन्न विटामिन को विभिन्न तरह से परिभाषित किया जाता है। जैसे विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में कहा है किससे कुपोषण होता है, किससे कुपोषण होता है। जैसे पहला कह रहा है अतिपोषण से कुपोषण होता है, कि अल्प पोषण से कुपोषण होता है, या असंतुलित पोषण अगर मिल रहा है तो उससे कुपोषण होता है। तो देखो, जब हम अतिपोषण करते हैं यानी संतुलित भोजन नहीं लेते तब इस कुपोषण होने के चांस होते हैं। दूसरा, जब हम कम भोजन करते हैं तब भी कुपोषण होने के चांस होते हैं, और जब असंतुलित पोषण होता है तब भी हमें कुपोषण होने के चांस होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये तीनों ही कारण कुपोषण के हो सकते हैं। हाँ, अगला आंसर है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विटामिन्स और प्रोटीन दिया गया है, दूसरी तरफ उनके स्रोत दिए गए हैं कि इन्हें कहाँ से प्राप्त करेंगे। जैसे विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर देखेंगे तो अमरूद होता है, लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए तो मुख्यतः आंवला या नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल में विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। फिर अगला है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत देखें तो सोयाबीन है, और विटामिन ए पपीते में मिलता है। पपीते के साथ साथ जैसे गाजर भी इसका अच्छा स्रोत है। आम भी, पका हुआ आम जो होता है वो भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो यानी हम कह सकते हैं विटामिन सी का, विटामिन डी का और प्रोटीन में ये कई बार विगत वर्षों में प्रश्न अलग अलग भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सवाल है स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो हम देखेंगे विटामिन बी नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन बी से विभिन्न रोग होते हैं। विटामिन B12 देखेंगे तो विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है जिसे कोबाल्ट बोलते हैं, है ना, और इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन होता है। और विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में विटामिन B6 प्रमुख है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ पर विटामिन ए का भंडारण होगा। तो इसका आंसर है यकृत। तो हम कह सकते हैं मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत में। अगला सवाल है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे एक तरफ विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और दूध है, दूसरी तरफ कुछ तत्व दिए गए हैं, कुछ तत्व दिए गए हैं जो विभिन्न दिए हुए में पाए जाते हैं। जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज बोलते हैं। अच्छा, दूध से संबंधित कुछ तथ्य और भी हैं। जैसे दूध में L4 यानी 4 L पाए जाते हैं, और इनको हम लोग याद रखते हैं। जैसे हम देखेंगे
दूध में कौन सी शर्करा है? तो लैक्टोज है। कौन सी है? लैक्टोज है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और अगर देखेंगे तो दूध से दही बनने में जो जीवाणु काम करता है या प्रयोग होता है या इस्तेमाल होता है वो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, इसीलिए इसको 4L के रूप में हम लोग याद रखते हैं। तो इसमें आंसर अगर देखेंगे तो पहले का कौन सा हुआ? दूसरा। पहले के दूसरे में देखेंगे तो केवल हमें पहले में मिला और सी में मिला, यानी बी और डी कट गया। फिर दूसरे में देखेंगे तो दूसरे का है पहला, और दूसरे का अगर हम पहला देखते हैं तो दूसरे के पहले में ये सी है ना, ये तो कट गया तो यहाँ मिला, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? सी। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्यों? क्योंकि इसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम, और पोटेशियम जो होता है वह हृदय के लिए उपयोगी तत्व है, इसलिए हृदय रोगियों के लिए सेब का अहम महत्व है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें दिया गया है एक तरफ विटामिन्स के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके केमिकल या रासायनिक नाम हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, तो ए का पहला। विटामिन के का क्या होता है? नेप्थोक्विनोन। विटामिन सी का देखेंगे तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन डी को देखोगे तो क्या बोलते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को देखोगे तो क्या बोलेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। नहीं, ये थोड़ा सा इधर है ना, थोड़ा सा इधर हो गया, इधर देखते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को क्या बोलेंगे? टोकोफेरॉल। ये हुआ सही है ना। अगला देखते हैं। तो विटामिन ए का कौन सा हुआ? पहला। के का क्या हुआ? दूसरा। सी का कौन सा हुआ? चौथा। डी का कौन सा हुआ? पांचवा। और अगर ई का देखेंगे तो कौन सा हुआ? तीसरा। तो हम देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, यानी देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी वाला। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हुआ। इसके साथ साथ जैसे विटामिन ए का याद रखते हैं रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का राइबोफ्लोविन भी होता है, और विटामिन सी का अगर देखेंगे तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। तो ये ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट आंसर है, यानी इसका आंसर कौन सा सही हुआ? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो उनसे होने वाले रोग हैं। जैसे विटामिन अगर देखेंगे रेटिनॉल से कौन सा होता है, तो पहले इनको विटामिन देख लेते हैं कि रासायनिक नाम किसके लिखे हुए हैं। जैसे ये विटामिन ए का है, ये विटामिन के का है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। तो ऐसे करके जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, इससे हमें विटामिन भी पता चल जाते हैं और उनके केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम भी। अब इनसे होने वाले रोग कौन से हैं? जैसे रेटिनॉल से रतौंधी यानी विटामिन ए से, नेप्थोक्विनोन से रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमता यानी विटामिन के, टोकोफेरॉल से अगर देखेंगे तो बांधता यानी विटामिन ई से, एस्कॉर्बिक एसिड से देखेंगे तो स्कर्वी, और कैल्सीफेरॉल से देखेंगे तो रिकेट्स होता है। यानी इसका सीधा सीधा आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला, दूसरा ये नहीं हो सकता, तीसरे से है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ऑप्शन कौन सा सी सही हुआ? सी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ऐसे ही अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है केसीन, फिर कैरोटीन, फास्फोरस व कैल्शियम, और अगला है प्रोटीन। दूसरी तरफ दिए गए हैं कि ये कहाँ पर प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। जैसे विटामिन ए देखेंगे तो गोल्डन राइस में, या इसका प्रमुख स्रोत है गोल्डन राइस। दूसरा है केसीन, अगर प्रोटीन देखेंगे तो केसीन प्रोटीन की मदद से दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है। और कैरोटीन अगर प्रोटीन देखेंगे तो इससे दूध कैसा होगा? पीला। फास्फोरस और कैल्शियम ये एक तत्व, पोषक तत्व होते हैं जिन्हें शरीर को सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, जिससे होता क्या है? जैसे हड्डी या दांत के लिए यह उपयोगी तत्व है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन में देखेंगे जैसे एंटीबॉडी, एंजाइम, हिपैरिन और ग्लोबुलिन, ये सारे की सारी प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा में काम आती है, एंजाइम विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, हिपैरिन हमारे शरीर में प्रोटीन पाई जाती है जिससे रक्त का थक्का ना बने, रक्त का थक्का ना बने, कहाँ? शरीर के अंदर। और एक होती है ग्लोबुलिन, ये जब हीम नामक रंजक से मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक है। तो ऐसे देखेंगे तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा और ई का पांचवा, यानी इसमें भी 1 2 3 4। तो देखो पहले का पहला है नहीं, पहले का इसमें भी नहीं। यहाँ अगर देखेंगे तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी यही वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। ये एक शब्दावली है जो आपसे पूछी जाती है। पूछा है न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक न्यूट्रिशन और दूसरा बना है स्यूटिकल्स। तो जब 2 शब्दों से मिलके बना है तो इसका अर्थ भी 2 होगा। जैसे न्यूट्रिशन को बोल सकते हैं पोषण, और स्यूटिकल शब्द औषधि से संबंधित है यानी मेडिकल से, तो उससे बोलते हैं औषधि, है ना। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण और स्यूटिकल्स का अर्थ है औषधि। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। सवाल है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो अलसी वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है, और अलसी का उपयोग हम लोग ज़्यादातर तेल के उपयोग में करते हैं, और इसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे हम ओमेगा 3 वसीय अम्ल कहते हैं। तो यानी अलसी को देखेंगे तो किसका स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ दिया है स्टार्च, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल, और इधर दिया गया है विभिन्न उनके स्रोत के बारे में। जैसे हम देखेंगे डाइसैकेराइड कौन सा है, तो डाइसैकेराइड में देखेंगे तो डाइसैकेराइड में आता है लैक्टोज। स्टार्च देखेंगे तो क्या है? स्टार्च पॉलीकार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज अगर देखेंगे तो फ्रक्टोज क्या है? मोनोकार्बोहाइड्रेट है। अगर अमीनो अम्ल की बात की जाए तो अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल कहलाता है। और वसा जब टूटती है तो उसे ग्लिसरॉल कहा जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं पहले का पांचवा, बी का देखेंगे तो पहला, सी का है चौथा, डी का है दूसरा और ई का है तीसरा, यानी पहले में पांचवा। तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। दूसरे में है पहला, तो दूसरे में पहला ये वाला कट गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? बी। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? बी। ऐसे ही करके हम यहाँ पर इनको मिला लेते हैं। अच्छा देखें, तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा है, यानी हम कह सकते हैं
मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके आधार पर इनको बांटा जाता है। जैसे अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, अगर ये अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और जब इनकी संख्या 1 होती है तो इसको कहा जाता है मोनो। अगर इनकी संख्या 2 हो जाए तो इसी को बोलते हैं डाई। और अगर C6H12O6, अगर इनकी संख्या n हो जाए तो इसको बोलते हैं पॉली। तो इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे मोनोकार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। डाई कार्बोहाइड्रेट के अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अगर पॉलीकार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत आता है जैसे स्टार्च, मंड, सेलुलोज, काइटिन, मुरैन, अन्य। और इनका उपयोग अलग अलग जगह पर होता है। जैसे मानव में अगर संचित पदार्थ है तो पॉलीकार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन है। वैसे पौधों में देखेंगे तो संचित पदार्थ स्टार्च या मंड हो सकता है। ऐसे ही जो कीट होते हैं उनकी त्वचा पॉलीकार्बोहाइड्रेट काइटिन से बनी होती है। और बैक्टीरिया की अगर त्वचा देखेंगे तो मुरैन से बनी होती है। तो ये कुछ इनके एग्जाम्पल थे जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये 20 सवाल थे जो आपको विगत वर्षों में आए हुए, जिसे हमने आपको सॉल्व करवाया। आगे की सीरीज ऐसे ही 20-20 प्रश्नों की हम लाते रहेंगे जिससे आपके आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको मदद मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।